टॉपिक में एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम टू द मल्टीपल कनेक्टेड रीजन पढ़ना है। और इसको पढ़ने के पहले हम आपको याद दिलाते हैं कि काउची थ्योरम क्या था और उसको आप पढ़ चुके हैं, उसका वेरिफिकेशन भी आप कर चुके हैं। काउची थ्योरम वाज अबाउट द क्लोज कर्व इन xy plane let this is curve C and in the definite region R। ये मैंने बताया था, इस रीजन R में यह क्लोज कर्व लाई कर रहा है और इसके पेरीमीटर पर एंड द इनसाइड ऑफ दिस कर्व और ऑल पॉइंट द गिवन फंक्शन f(z) विल बी एनालिटिक होगा। तो इसका इंटीग्रल, जैसे मान लीजिए हमें पॉइंट ऑफ इंटीग्रल विल बी गिवन, जैसे पॉइंट हमें मान लीजिए एक भी, तो now you can divide this curve into two parts, one from A to B and other from B to D, D to C। अगर एक बार A to B जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा और A से B जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों का ये मान्यता है कि दोनों का इंटीग्रल एक दूसरे के बराबर अमाउंट में, नंबर में और बट साइन में विपरीत होते हैं, इसलिए जीरो होता है। ऐसा आपको सोचना है। तो दिस इज द टीच्ड बाय यू। और इस तरह की प्रॉब्लम का वेरिफिकेशन भी आपको मैंने बताया गया है और इस तरह के सवाल जो वेरिफिकेशन के होते हैं उनके बारे में भी आपको एक दो नहीं दो तीन प्रॉब्लम आपको बताई गई है और उनको आपने सॉल्व भी किया हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ काउची थ्योरम के टॉपिक के अंडर आप उन सारी वेरिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। नाउ यू हैव टू लर्न द एक्सटेंशन ऑफ काउची थ्योरम। हमने अभी बताया कि अगर ये कर्व C में के अंदर और इसके पेरीमीटर पर पड़ने वाले प्रत्येक पॉइंट के लिए फंक्शन f(z) एनालिटिक है, तो इस कर्व का संपूर्ण इंटीग्रल 0 होता है, याद रखना। लेकिन अगर इसके अंदर एक मैं अलग फिगर बना रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरा जो है एक कर्व C है और दिस इज कर्व C और इसके अंदर एक पॉइंट A है जिस पर कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो हम उस एक पॉइंट पर अगर एनालिटिक नहीं है तो हमारा इसके लिए फार्मूला काउची का एक्सटेंशन करता है। इसको नया कर्व C1 मानेंगे, यह C है तो ये इस दिशा में जा रहा है, तो आपकी इसकी डायरेक्शन आप ऐसे A to D बना सकते हैं। तो इसके बारे में काउची एक्सटेंशन फार्मूला कहता है कि इस सर्किल C के अंतर्गत एक बिंदु हो सकता है, दो बिंदु हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट और है, कर्व C1 है और एक कर्व इस तरह मान लीजिए C2 है और इसमें भी एक पॉइंट B z है, z पर भी एनालिटिक नहीं है। उसके अलावा सारे पॉइंट पर एनालिटिक है। तो अभी हम पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करते हैं, लेट एट z द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, नॉट एनालिटिक बट एक्सेप्ट z a आर पॉइंट इन द इनसाइड एंड द लाइन ऑन द कर्व आर एनालिटिक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम काउची थ्योरम को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको मुझे बताना। तो नाउ यू आर गोइंग टू लर्न द काउची इंटीग्रल एक्सटेंशन। तो इन दशाओं में क्या होता है, इसमें होता है कि इंटीग्रेशन ओवर कर्व C f(z) dz इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 f(z) dz के बराबर होता है। अगर एक अंदर पोल है, इस तरह के पॉइंट को पोल बोलते हैं, जो कि सर्किल के अंदर एक बिंदु ऐसा है जिसके लिए फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उसको सिंगल पोल बोलते हैं। अगर एक पॉइंट B है, C है, दो तीन पॉइंट है तो डबल पोल बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। पोल किसी सर्किल के अंदर वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो उनके लिए काउची एक्सटेंशन का ये फार्मूला है कि इस सर्किल का इंटीग्रेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस सर्किल के इंटीग्रल जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दोनों बराबर। यह इसका नियम है, याद रखिए कि इंटीग्रल ऑफ सर्किल C इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, आप इसको देखने में सोच रहे होंगे कि बड़ा है छोटा है, ऐसा नहीं। मैथमेटिकल वैल्यू दोनों की समान होगी। तो ये अगर मान लीजिए इसके अंदर दो सर्किल है, एक और इस तरह की है, ये ध्यान से, तो ये लाइन आप ऐसे होती है, ये C1 है, ये C2 है। तो
तो अगर मान लीजिए सिंगल था तो ऐसे, अगर डबल है तो फार्मूला ऐसे बढ़ जाएगा। इंटीग्रल ऊपर सी एफ जेड एंड ई जेड, तो दोनों एक सिंगल सर्किल का इंटीग्रल, इसके अंदर जितने सर्किल हैं, जितने पोल के द्वारा घिरे सर्किल हैं, सब के अलग अलग इंटीग्रल के योग के बराबर होता है। ये है काउची इंटीग्रल फार्मूला। इसके अंदर अगर मान लीजिए सी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल हैं तो सबके इंटीग्रल वैल्यू के अकेले या योग के बराबर होता है। ये है काउची एक्सटेंशन थ्योरम। अब इसके बाद हमें आपको बताना है काउची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। तो दिस इज द एक्सटेंशन थ्योरम, बट व्हाट इज द काउची इंटीग्रल फार्मूला, उसको जरा देखते हैं। तो इसके लिए हमें आपको, मैं नीचे लिखता हूँ 13.4 पर काउची इंटीग्रल, ये लास्ट फार्मूला है इस चैप्टर का, काउची इंटीग्रल फार्मूला। ये जरा ध्यान से आप देखिए। फिर मैं वही फिगर आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि इसी फिगर से ही आप समझ जाएंगे कि मान लीजिए कंसिडरिंग दिस कर्व सी एंड ओनली देयर एक्जिस्टिंग वन पोल एट जेड इक्वल टू ए। तो ये कर्व इस तरह है, इसको ऐसे आप बना लीजिए इस तरह ए टू ए। तो इस सी कर्व के अंदर एक कर्व C1 मान लीजिए और एक पॉइंट सी जेड इक्वल टू ए ऐसा है कि जिसके लिए फंक्शन एफ जेड एनर्जी केवल जेड इक्वल टू ए पर एनर्जी नहीं है, बाकी इसके इनसाइड और सर्किल पर पड़ने वाले तमाम बिंदुओं पर वो एनर्जी है। तो काउची इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि फंक्शन एफ जेड, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ जेड ओवर सी डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए, क्योंकि जेड इक्वल टू ए है, जेड इज इक्वल टू ए पर पॉइंट एनर्जी नहीं है, देन जेड माइनस ए इक्वल टू 0 विल बी वन फैक्टर ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये इस तरह इसको आगे हम विभिन्न प्रकार के सवाल लेंगे तो आप इसको समझेंगे कि यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और पूरा एक फंक्शन सिस्टम जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। हमने बताया है कि अगर सर्किल के अंदर कोई पोल है तो उस पोल पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो उसके लिए इन्होंने फार्मूला निकाला है कि तो इस एफ जेड का इंटीग्रल क्या होगा। तो ये होता है इंटीग्रल 2 पाई आई इंटू एफ ए। एफ ए क्या है, एफ जेड में जेड इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही एफ ए होगा। और बुक में इसको इस तरह लिखा गया है कि देन एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड ओवर सी। इसको दोनों तरह से आप समझ लीजिए, ऐसे और ऐसे, मतलब कि इंटीग्रेशन की जो इंटीग्रल वैल्यू अभी तक अगर मान लीजिए जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए ना होता तो यह बराबर 0 होता, लेकिन अगर एक पोल है जेड माइनस ए, एक पोल है जो इसको अनडिफाइंड बना देता है, तो इसके इंटीग्रल वैल्यू 0 ना हो करके वह उस फंक्शन में जेड की वैल्यू पुट करेंगे और 2 पाई आई का गुणा करके इसके बराबर होता है। हालांकि इसका प्रूफ तो कभी आता नहीं है, लेकिन हम आपको प्रूफ करना थोड़ी देर में सिखा सकते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मान लेते हैं कि ये सर्किल सी इन द रीजन आर है और इसके अंदर केवल जेड इक्वल टू 1 पॉइंट ए है, जिस पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं। हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए इसके चारों तरफ एक सर्किल की कल्पना करते हैं, रियली है नहीं, आप अज्यूम करते हैं और मान लेते हैं कि इसकी रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज आर। इसकी रेडियस ये है, इस पर एक समकोण जैसे बनाइए तो ये दूरी आर हो, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई मानते हैं तो दिस डिस्टेंस विल बी एक्स इक्वल टू आर cos थीटा और दिस डिस्टेंस विल बी आर sin थीटा। इस तरह बुक में नहीं बताया गया और सीधे उन्होंने लिख दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे डील करते हैं। तो काउची इंटीग्रेशन फार्मूला होता है ये इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड ओवर सी, ये बड़ा वाला सर्किल, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 छोटा सर्किल एंड एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड
आप इसको इस तरह चेंज कर दीजिए, एफ जेड माइनस एफ ए एंड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए एंड डी जेड एंड इंटीग्रल एफ ए एंड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। इसको भी C1 इसको भी C1 लिखिए, ये दोनों हो गया। अब मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ इसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जेड इज इक्वल टू, अगर ये सेंटर 0 0 पर होता है तो जेड होता है r इंटू ई पावर आई थीटा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा होता है। तो आर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कास थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू आर इंटू ई पावर यूलर थ्योरम के आधार पर जेड बराबर होता है। लेकिन अगर सेंटर 0 पर ना हो, सेंटर सर्किल का ए पर हो, तो वहाँ पर हम जेड माइनस ए इक्वल टू आर इंटू ई पावर आई थीटा कंसीडर करते हैं। ये बन गया आपका हियर सेलेक्टिंग लेट जेड माइनस ए इक्वल टू आर इंटू ई पावर आई थीटा एंड डी जेड इज इक्वल टू आर इंटू आई इंटू ई पावर आई थीटा एंड डी थीटा लिखेंगे, ध्यान से देखिए। और जेड इज इक्वल टू ए को उधर ले जाएंगे, ए प्लस आर इंटू ई पावर आई थीटा लिख देंगे। तो इनकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी जेड की लिखेंगे और जेड की वैल्यू इसको लिखेंगे और नीचे जेड माइनस ए की वैल्यू इसको लिखेंगे। तो देखिए ये पार्ट क्या हो जाता है। तो यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, इस यहाँ पर इसको यहाँ हो जाएगा एफ ए प्लस आर इंटू ई पावर आई थीटा माइनस एफ, और नीचे देखिए जेड माइनस ए इक्वल टू आर इंटू ई पावर आई थीटा एंड जो डी जेड है यहाँ पर डी जेड की जगह लिखेंगे आई आर ई पावर आई थीटा एंड डी थीटा, इसको लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको आर ई पावर आई थीटा जेड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कल्पना किया है कि ये सर्किल जो है नहीं, बट दिस इज द पॉइंट, तो हमने सर्किल आर रेडियस की कल्पना किया है। तो अगर आर टेंड टू 0, आर अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आर 0 होगा तो रिएक्टर 0 हो जाएगा और नीचे वाला तो रिएक्टर कोई छुपा है, डिनोमिनेटर बचेगा या माइनस और इंटीग्रल यहाँ पर रहेगा आई थीटा, ये दोनों का 0 हो जाते हैं। आई वांट टू से दैट इसकी वैल्यू सदैव 0 होगी, तो काउंट नहीं करना है। इस तरह हमने 60 मिनट समझा दिया है कि यह पार्ट 0 है, तो बचता है 0 प्लस इस वजह से ये कांस्टेंट है, या फिर आप बाहर करिए इंटीग्रल और डी जेड की वैल्यू आपको लिखना है। वो डी जेड की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आई आर ई पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू ई पावर आई थीटा एंड डी जेड की वैल्यू आपको लिखना है, और डी जेड की वैल्यू आपने लिख लिया है यहाँ पर, और जेड माइनस की वैल्यू हमने लिख लिया, और यहाँ पर डी थीटा भी था। तो देखिए आर इंटू ए रिजेक्ट हो गया, बचता है आई इंटू एफ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा लिखेंगे, तब इसका रेंज 0 से पाई लिख दीजिए, क्योंकि सर्किल का जो दायरा है इसको आप ऐसे मिलाइए। तो यहाँ पर एक पॉइंट भी अगर यहाँ है तो अंदर 0 है, एक राउंड 2 पाई घूमेगा, तो फ्रॉम 0 to 2 पाई इसका अपर एंड लोअर लिमिट लेंगे, तो यहाँ 0 से 2 पाई बन जाएगा और आई इंटू एफ, और इसको इंटीग्रल करेंगे, ये होगा 1 थीटा एंड 0 से 2 पाई, इसको पुट करेंगे आई इंटू एफ एंड 1 2 पाई, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ। यही हमने यहाँ पर बताया था, ये होता है। नाउ you have learned it then that this Cauchy integral formula for any point in the inside of circle C, where the point is not function is not energy, then integration of z minus a dz will be equal to 2 pi I into f in the place of 0। यहाँ जो अगर यह ना होता तो यहाँ 0 होता, नीचे एक पॉइंट अगर बोर्ड पर एनर्जी नहीं है तो इसकी वैल्यू यही होगी, और एफ इक्वल टू दिस इज कॉल्ड काउची इंटीग्रल फार्मूला। और इसके अंदर अगर एक से अधिक पोल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जेड माइनस ए है, एक ही पोल हमने लिया है,
से अधिक पोल होंगे तो उसके लिए भी एक इस फार्मूले का जनरलाइजेशन भी होता है, उसको भी आपको समझना है। जैसे मान लीजिए एक ही पोल है कि यह ऐसे है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना के आपको दिखा दें इसी समय, क्योंकि बार बार मुझे अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इसको जरा देखें, मान लीजिए सर्किट मेरा थोड़ा मैं बड़ा ले लेता हूँ ऐसे, और उसमें कोशिश करके ठीक ठाक बना लीजिए, जल्दी वाले में भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक सर्किट यहाँ पर है, यह ए है, A1, यहाँ पर जो है ये थ्रेडर सर्किट सी है, इसके अंदर ये है ऐसे, ये इसको C1 मानिए। एक सर्किल यहाँ बना लीजिए ऐसे, इसमें भी एक पोल A2 है, तो यहाँ भी इसको ऐसे कट कर दीजिए, ये ऐसे, इसको C2 बनाइए ऐसे। तो मान लीजिए यहाँ भी A2 पर भी हुआ डिसकंटिन्यूअस है, तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। तो जितने अगर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो मान लीजिए इसको A1 बना दें तो इसकी वैल्यू क्या भी और दिस विल बी इक्वल टू दिस। अगर इसके अंदर एक पोल और A2 भी है तो उसके लिए 2 पाई I इंटू A2 होगा। माना इस फंक्शन में या जेड में A की वैल्यू, जेड की वैल्यू करेंगे जो वैल्यू आई उसको जोड़ देंगे। इसी तरह 3 होंगे, 4 होंगे, सब ऐसे जुड़ते जाएंगे। जो सर्किट के अंदर जितने पोल होंगे सब के लिए इंटीग्रल फार्मूले की वैल्यू या जनरल फार्मूला है जुड़ता चला जाता है। इसी पर मुझे प्रॉब्लम आपको सिखानी है, बतानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसमें एक चीज़ और आपको सीखना है कि इफ मान लीजिए यहाँ पर जो फंक्शन हमने लिया है ये आपका इस फॉर्मेट में है, तो फार्मूला है, इसको आप अभी सीखा है। इसमें एक अलग टॉपिक 13.6 में है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, उसको जरा देखिए इसी समय। यह अंतिम फार्मूला, इसके बाद इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं। तो जैसे देखिए अभी ये 13.6 में हमने बताया, मैं बताने जा रहा हूँ कॉची इंटीग्रल फार्मूला और डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है? अभी आप जानते थे कि लेट f इक्वल टू 1/2 पाई I एंड इंटीग्रल fz डिवाइडेड बाई z माइनस dz ओवर c। कर्व C वही कर्व C है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया, ग्रेटर सर्किल C और इस तरह का है। और इसके अंदर मान लीजिए एक पॉइंट पर एक ही पोल है तो यह C1 होगा ऐड। ये चीज़ें सेम टू सेम समझ रहे हैं, ये 2 3 4 लिख सकते हैं। तो इसके लिए f इक्वल टू दिस या इस 2 पाई I का इधर पूरा कर दीजिए, यह टर्म यहाँ 2 पाई I, तो ये ऐसे बन जाएगा, इधर भाग देंगे तो ऐसे ही। इसका मतलब क्या है कि f व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, जो fz माइनस ए के ऊपर जो न्यूमरेटर होगा उसमें z की वैल्यू ही पुट करेंगे, वही f होता है। तो मान लीजिए इसको हम यहाँ पर 1/2 पाई I, तो हमने डेरिवेटिव की बात की। तो डेरिवेटिव में कभी कभी ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं कि मान लीजिए z इक्वल टू a पर यह जो fz है यह z माइनस a पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए dz ओवर c। तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए रूल बना हुआ है, इसको हम इस इक्वेशन में बना लीजिए एंड इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इधर सिंबॉलिक लिखेंगे f और इधर 1/2 पाई I, बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट z a नॉट z। तो आप यहाँ पर इंटीग्रल fz ऐसे अलग कर देंगे और यहाँ लिखेंगे डेल a ऑफ 1/z माइनस a एंड देन dz। तो इस वैल्यू को हमें अलग से निकालना होगा, क्योंकि इस z में तो a है नहीं, केवल डिनोमिनेटर में है। तो 1/z माइनस a को a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको करते कैसे हैं? वही रूल है, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। इसकी अलग से वैल्यू जरा देखिए, डेल a ऑफ 1/z माइनस a, दिस विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर z माइनस a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू 0 एंड
डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट ए, तो z का 0 माइनस a का -1 एंड डिवाइडेड बाय z माइनस a पावर 2। तो आप देख रहे हैं तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/z माइनस a पावर 2, ये हो गया। तो इस तरह के फंक्शन अगर दिए हैं जिनका एप्लीकेशन इस साल आने वाला है, तो इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 2πi एंड इंटीग्रल ओवर c f z एंड 1/z माइनस a पावर dz। तो अगर कोई सवाल ऐसा मिल जाता है जिसमें एक पोल में जो फंक्शन बनता है फैक्टर उसका स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो उसका हम a डैश निकालते हैं और उसमें हम 2πi का मतलब तब इसका इंटीग्रल देखिए यहाँ लिखा है f डैश है, इट मीन्स 2πi इंटू f डैश a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f z डिवाइडेड बाई z माइनस a स्क्वायर dz। इसका एप्लीकेशन करेंगे, इसे ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन में इस तरह एक फैक्टर का स्क्वायर है तो यहाँ पर उसकी f डैश a की वैल्यू निकालते हैं, या इसको इधर ही लिखना ज़्यादा मुफीद किताबों में पाया गया है, इसको ऐसे भी करते हैं। और अगर यहाँ पर स्क्वायर 2 है तो यहाँ पर यह 1 होता है। अगर एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो 1 आया था यहाँ न्यूमरेटर में 1 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अगर 3 यहाँ पावर 3 होगा तो फैक्टोरियल 2 होगा, पावर 4 होगा तो फैक्टोरियल 3 होगा। यह अगर मान लीजिए f डैश n a इक्वल टू 1/2πi इंटू यहाँ पर जो n निकाल रहे हैं तो n माइनस 1, ये आपको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखिए इसको 1 इंटू फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। अगर n टाइम कर रहे हैं तो n फैक्टोरियल लिखिए, तो ये n होता है n फैक्टोरियल एंड इंटीग्रल ओवर c f z एंड z माइनस a पावर, एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो एक से ज़्यादा है तो यहाँ n प्लस 1 इंटू dz होता है। इसका एप्लीकेशन मुझे एक प्रॉब्लम लेकर के आपको बतानी है। इस पर एक सवाल गारंटी से इस साल आने वाला है और वही मुझे आपको समझाना है। तो हमारे इस वीडियो का टाइम कितना पर बेस्ड है 27। कह रहे हैं कि इवैल्यूएट बाई काउचीज थ्योरम इंटीग्रेशन ओवर c, और इनका प्रॉब्लम है 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस z dz, और वेयर और भी बता रहे हैं तो वेयर c इज मॉड z इज इक्वल टू हाफ। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे और हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट स्टार्टिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको c की व्याख्या करनी है। ये c क्या होता है, c यहाँ दिया गया वो है कौन सा कर्व, और ये z आप जानते हैं कि अगर z बराबर x प्लस i वाई है तो इसकी वैल्यू जो होती है ऐसा होता है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू x पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होता है। और इसका जब स्क्वायर करेंगे मॉड z बराबर आप सभी जानते हैं कि इतना होता है, और यह मॉड z इज इक्वल टू इवन मॉड y, और इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/4। ये क्या है, एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 पर है और जिसकी रेडियस, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है, इसको आपने पढ़ा है, यह जो है r स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब हाफ दूरी की एक रेडियस है x वाई, यहाँ पर x इक्वल टू r की दूरी हाफ है। इसलिए एक ऐसा साइकिल होता है जिसका सेंटर 0 0 होता है और जिसकी रेडियस यहाँ पर a है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, ये इसको क्या है, तो x वाई है, ये है x, ये है y। तो हमने प्रूव किया कि हमारा जो ये सर्किल है यही c है, इसी के अराउंड और इसके अंदर के सारे पॉइंट के बारे में हमें व्याख्या करनी है। इसी सर्किल पर हमने ये इंटीग्रेशन कंसिडर किया हुआ है, इसका यही मतलब होता है। लेकिन इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिया गया है, तो इसके लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं।
जेड इक्वल टू जेड प्लस जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके वह पॉइंट निकालते हैं जिस पर कि फंक्शन का इंटीग्रल 0 होता है, उसी को पोल बोलते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए फॉर पोल पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया दिस इम्प्लाई दैट दो फैक्टर है जेड इंटू और जेड प्लस 1, तो जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू -1। तो यू आर सीइंग दैट देयर इज टू पोल और हमारा इंटीग्रल का सर्किल जो है उसके रेडियस हाफ है। तो एक तो जेड इक्वल टू 0 0 सेंटर पर है, तो ये जो एक पोल जेड इक्वल टू 0 है दैट इज इनक्लोज्ड बाय गिवन करंट, बट जेड इक्वल टू -1 लाई बियॉन्ड द सर्किल। ये दूसरा पोल जो है सर्किल के बाहर लाई कर रहा है, इसलिए हमारे इस हाफ सर्किल के इंटीग्रल वैल्यू के लिए इस पर कोई माने नहीं रखेगा और कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। हमको केवल हम ये कंसीडर करेंगे कि देयर इज ओनली वन पोल इनसाइड द गिवन सर्किल, तो केवल एक पोल लाई कर रहा है, इसलिए वन पोल के लिए वो जो फार्मूला है उसे लागू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल 2z n प्लस 1 अपान, अब इसका जो इसको लिख सकते हैं z इंटू जेड प्लस 1, ऐसे सीख लीजिए, आप सबको बनाना है। तो नीचे का पोल फंक्शन जो होता है उसको फैक्टर करेंगे, इसमें दो पोल है, इसको इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, इसे ध्यान से सुनिए आप लोग, बार बार इसको ओपन करके देखिएगा वीडियो। इस बनाते कैसे, जो पोल सर्किल के अंदर लाई कर रहा है उसको तो फुल्ली आप डिनोमिनेटर बना दीजिए, बाकी न्यूमरेटर बना दीजिए ऐसे। इंटीग्रल ऑफ 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड, क्योंकि दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस 1 लिख सकते हैं, तो दो भिन्नों का गुणा यही होगा। इसको इस रूप में ऐसे लिखें और यहाँ लिख दीजिए dz और यहाँ सर्किल सी, पूरा सर्किल सी है, तो इस फॉर्मेट में लिखना है। अगर मेरा ये रेडियस सर्किल सी एक रेडियस का होता, ये दोनों इतना बड़ा होता, तब दोनों पोल उसके अंदर पड़ते हैं, तो दोनों के लिए हमें डबल फॉर्मेट दो बार जोड़ना पड़ता। जैसे ये सिंगल है, देखिए इसको इसी रूप में लिखना है। जिस पोल पर जो सर्किल के अंदर इस फैक्टर में जो पोल पड़ रहा है उसको हमें डिनोमिनेटर में ले जाना है, क्योंकि पुटिंग जेड इक्वल टू 0 द गिवन इंटीग्रल विल बी अनडिफाइंड, तो उसी के हमें वैल्यू इग्नोर करनी होती है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आई एंड वहाँ बताया गया था ये आपके व्हाट इज एफ है, इसको ध्यान से देखिए। अब इस जेड जो डिनोमिनेटर है इसके ऊपर जो भी बचेगा उस टर्म के लिए उसी को हम एफ जेड मानेंगे और उसी में जेड इक्वल टू ए पुट करेंगे, माने यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वही उसकी एफ ए होगी। तो एफ ए यहाँ ऐसे एफ ए दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई, ये बुक में ऐसे नहीं लिखा गया और सीधे लिखा, मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो ये है आपका 2z प्लस 1 अपान जेड प्लस 1 और कोष्टक बाहर लेंगे जेड इक्वल टू 0। अब इसमें जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 पाई आई इंटू पुटिंग जेड इक्वल टू 0 1 बाई 1 होगा, 1 अपान 1 इक्वल टू 1 लेंगे। तो दिस इज द वैल्यू 2 पाई आई इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन फॉर दिस कर्व सी ऑफ रेडियस हाफ, इसको आप सुन लीजिए, ऐसे सीखना। सब लोग ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे कि डिनोमिनेटर को हम पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 लिख लेंगे और उसका फैक्टर करेंगे, जेड की जितने भी फैक्टर होंगे उतनी वैल्यू आएगी। उसके बाद इस कर्व की व्याख्या करेंगे। ये कर्व ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस हाफ है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों पोल में से दोनों या एक या कोई नहीं, अगर कोई इस पोल के अंदर न पड़ता तो इसका इंटीग्रल काउची के थ्योरम के अनुसार 0 हो जाता है, लेकिन एक पोल इसके अंदर पड़ रहा है तब हमें काउची इंटीग्रल फार्मूला लागू होगा और जो आपको बताया गया है कि इंटीग्रल एफ जेड डी जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ ए। व्हाट इज एफ ए? ये जो फंक्शन न्यूमरेटर में होता है एफ जेड, इसी में आप जेड इक्वल टू ए पुट करते हैं वही एफ ए होता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये आपका वीडियो मैं इसी प्रॉब्लम पर यहाँ एंड करता हूँ। इसी तरह इसमें 2-3 प्रॉब्लम और हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम अभी हम और उसमें बताएंगे।
असाइनमेंट के रूप में है, इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है जिसको पढ़ना है। वो एक प्रॉब्लम आपको पढ़नी है 33, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 33, और इसमें इवैल्यूएशन आपको करनी है ई पावर जेड अपॉन जेड पावर 2 + 1 ओवर सी डी जेड एंड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू रेडियस 2। AGTU में 16 में आ चुकी है, 2009 में आई है और 2010 में आई है। और एक और वन प्रॉब्लम अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं अभी बताऊंगा आज नहीं तो कल। और ये है 37 एग्जाम्पल 37। देखिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इवैल्यूएट करना है जेड पावर 2 - 2 जेड अपॉन जेड + 1 पावर 2 एंड जेड स्क्वायर + 4 एंड डी जेड। और यहाँ पर बता रहे हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू 10। यह क्या है? 0 0 सर्किल का जिसके रेडियस 10 है, एक सर्किल है। अब इस पोल को निकालेंगे, इसमें एक डबल पोल आएगा जिसमें स्क्वायर होता है, उसकी पोल डबल पोल ट्रिपल पोल। अगर स्क्वायर है तो डबल पोल बोलेंगे, क्यूब है तो ट्रिपल पोल बोलेंगे। और इसका फैक्टर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -4i²। तो z + 2i एंड z - 2i इसका फैक्टर होगा। यह z + 1 × z + 1 2 टाइम है, इसको डबल पोल बोलेंगे। इस फैक्टर के लिए हमारा जो स्क्वायर वाला या प्लस ये वाला फार्मूला काम करेगा। तो इसको चूँकि आज वीडियो लंबा हो रहा है, इसी प्रॉब्लम दोनों को हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। समाप्त